नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम डिस्कस कर लेंगे आपका 2022 का जो आपका करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। पहले बात करेंगे जनवरी, ये आपका पार्ट 1 रहेगा। तो और ये 2 पार्ट में आएगा आपका, हर महीने का 2 पार्ट में मैं कोशिश करूँगा लाने की। तो पहला क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है, लगभग 30 क्वेश्चन होंगे पर मंथ के हिसाब से अगर आपका देखने को मिलेगा इसमें। तो लिखा हुआ जनवरी 2022 की अगर बात करें तो G7 की प्रेसिडेंसी का पदभार ग्रहण किसने किया था। तो अगर पिछले साल की बात करें तो G7 की प्रेसिडेंसी थी जर्मनी के पास, और जो वेन्यू था उसका नाम था बवेरियन आल्प्स, एक जगह है वहाँ पे, ठीक है ना। और इस बार 2023 का भी बता देता हूँ, 2023 का जो प्रिसाइड करेगा वो है जापान। G7 में आप जानते हैं 7 कंट्रीज़ आती हैं, तो 2 आती हैं आपकी नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका की 2 कंट्रीज़ आती हैं, कनाडा और USA। एशिया से एक ही आती है, जापान, और यूरोप से 4 आ जाते हैं। यूरोप से अगर बात करें तो ये 4 हैं आपके, एक इटली आ जाता है, फ्रांस आ जाता है, UK आ जाता है, यूनाइटेड किंगडम, और एक आ जाता है आपका जर्मनी, ठीक है ना, एक जर्मनी आ जाता है आपका। ये थोड़ा दिमाग में रखना। G7 फॉर्मेशन कब हुआ था? 1975 में, ठीक है ना। तो G7 की जो प्रेसिडेंसी ग्रुप ऑफ 7 भी बोला जाता है, और जैसे मैंने बताया अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली और जर्मनी इसमें शामिल है, ठीक है ना। और स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी, ये आपने याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखना है कि 1997 में रशिया इसके साथ जुड़ा था, G7 के साथ, और फिर इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया था? G8। पर हुआ क्या था कि क्रीमिया पर जब आक्रमण किया, जो यूक्रेन का भाग हुआ करता था, तो उसके बाद G7 देशों ने 2014 में रशिया को क्या कर दिया था? हटा दिया था, और G8 फिर से क्या हो गया था? G7 हो गया था। तो 2014 से फिर से G7 देखने को मिलता है। तो पूरी कहानी ये है कि 1975 से 1997 तक तो ये क्या रहा आपका? G7 रहा। पर 1997 से 2014 तक ये आपका G8 हो गया था, और उसके बाद फिर से अब ये क्या हो गया? G7 हो गया। रशिया को इससे बाहर निकाल दिया गया, जैसा मैंने बताया। और ये 2014 में जब क्रीमिया पर रूस ने क्या कर दिया था? कब्जा कर लिया था। तो आपातकाल बैठक बैठाई गई थी कहाँ पे? नीदरलैंड में। ये आपके यहाँ पे कनाडा, ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पर UK है, ये फ्रांस है, यहाँ पे जर्मनी, नीचे की तरफ इटली, और ये आपका एशिया का एकमात्र देश जापान जो G7 मेंबर में आता है। G8 में आपका रशिया भी जुड़ जाता है, पर जैसे बोल रहा हूँ G8 का अभी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, पर G20 का है। G20 में आपका रशिया जुड़ जाता है, उसके अलावा टर्की हो गया, यूरोपियन यूनियन जुड़ जाता है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका। तो याद रखना भारत G20 का मेंबर है। G20 में याद रखना 19+1 आते हैं देश, 19 देश, और एक आता है यूरोपियन यूनियन, और यूरोपियन यूनियन में आप जानते हैं लगभग 27 देश आज के टाइम पर आपको देखने को मिलेंगे। टोटल हो जाते हैं 19+27, ये हो जाते हैं आपके 46 देश G20 के मेंबर है। G20 फॉर्मेशन जो हुई थी वो 1999 में हुई थी, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। और G20 की मैं बता देता हूँ, G20 की जो मीटिंग थी 2022 की, वो इंडोनेशिया ने होस्ट की थी। और ये क्वेश्चन आप लिख के ले लेना, पेपर में टपकेगा कि 2023 की जो मेजबानी करेगा वो करेगा भारत, ठीक है ना। इंडिया के पास आ गई है प्रेसिडेंशियल पावर। तो ये लिखा हुआ है, देखो, अध्यक्ष जो होंगे नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री 2023 के लिए, ये आप याद रखना, ठीक है ना। ये है यूरोप, ठीक है ना, ये पूरा आपको यूरोप देखने को मिलेगा। और अगर इसमें देखेंगे यूरोपियन यूनियन में तो आपका नॉर्वे नहीं आता है यूरोजोन में अगर बात की जाए, और स्विट्जरलैंड नहीं आता है, ये थोड़ा आप दिमाग में रखना, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं इस वाली पिक्चर में। तो यूरोजोन अगर देखा जाए तो अगर टोटल 27 देशों में से 19 देश यूरोजोन में आते हैं, और बाकी जैसे यूरोपियन यूनियन में आ जाते हैं आपके सारे, ठीक है ना। एक स्विट्जरलैंड है जो नहीं आता है, याद रखना आप लोग, यहाँ पर बिल्कुल सफ़ेद दिखाया गया, तो स्विट्जरलैंड नहीं आता है। बाकी सारे देश आपके किस में आते हैं? यूरोपियन यूनियन में आते हैं। यूरोजोन जिन्होंने अपनी करेंसी यूरो को माना हुआ है उन्हें बोलते हैं 19 देश है। इसमें फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, ग्रीस हो गया, इटली हो गया, माल्टा हो गया, स्पेन हो गया, ये सारे देश आपके आते हैं, याद रखना। आपका जो दूसरा चीज़ है यहाँ पर देख लेंगे, तो यूरोपियन यूनियन का भाग आपका ये भी नहीं है, कौन सा? यहाँ पर जो भाग लग रहा है आपका नॉर्वे का, वो भी नहीं है। और स्वीडन यूरोपियन यूनियन का तो भाग है, पर ये करेंसी को नहीं अपनाता यूरो को, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से किस देश ने दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन लॉन्च किया है जो रेलवे ट्रैक और सड़क पर समान रूप से चल सकता है? ये आपका जापान, ठीक है। तो लगभग लगभग अगर देखा जाए तो 21 यात्रियों को ले जा सकता है, और अगर रेल की पटरियों पर चलाएंगे तो 60 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल सकती है,
और सड़कों पर लगभग 100 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल सकती है। अगर जापान के बारे में थोड़ा चीज़ें क्लियर करें तो जापान के अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है फूमियो किशिदा, ठीक है ना, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं, जहाँ से शिंजो आबे भी आते थे। और अभी राजधानी क्या है, टोक्यो है, और जापानी मुद्रा क्या आपकी येन है। भारत और जापान एक मैरीटाइम एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है जिमैक्स, ये 6 से 8 अक्टूबर को हुई थी अरब सागर में, ये भी आपने याद रखना है। और जापान के यूटो हॉरिगॉम है एक व्यक्ति जिन्होंने टोक्यो में आपका अर्बन स्पोर्ट्स जो पुरुष में स्ट्रीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक खेलों में पहली बार स्केट बोर्डिंग में प्रतियोगिता जीती, क्योंकि स्केट बोर्डिंग जोड़ी गई थी आपकी टोक्यो ओलंपिक में। ये आपकी वो व्हीकल, ठीक है ना, तो ये टायर लगे हुए हैं जिससे ये कहाँ पे चल सकती है, रोड पे। और ये आपका देखो स्टील का पहिया लगा हुआ है जिससे ये किस में चल सकता है, पटरी पे चल सकता है। जापान यहाँ पर है, ठीक है ना, पैसिफिक ओशन की तरफ। ये भारत है, ये आपका भारत है। और अगर जापान की बात करें तो 4 प्रमुख इसमें क्या आते हैं आपके आइलैंड्स आते हैं। होकाइडो आता है, होन्शु आता है, होन्शु सबसे बड़ा है और यहीं पर आपकी राजधानी टोक्यो आपको देखने मिलेगी। उसके बाद शिकोकू और उसके बाद क्यूशु आता है। इस तरफ आपका सी ऑफ जापान है, इस तरफ आपका पैसिफिक ओशन है, ऊपर की तरफ सी ऑफ ओकोटस्क है, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। और नीचे की तरफ आपकी ryukyu आइलैंड सीरीज चलती है। जापान की अगर बात करें तो जापान में गवर्नमेंट यूनिटरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। वहाँ पर क्या होता है, एम्परर होता है, राष्ट्रपति नहीं होता बल्कि वहाँ पर राजा होता है। नारू होते हैं अभी प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा है। और वहाँ की संसद को कहा जाता है डाइट। अपर हाउस को बोला जाता है हाउस ऑफ काउंसिलर, जैसे हमारे यहाँ पे राज्यसभा का कह दिया जाता है। लोअर हाउस को बोला जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हमारे यहाँ पे लोकसभा कहा जाता है इसे, ठीक है ना। और चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस आप जानते मनाया जाता है, NRI डे। यह दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था, ये था 2003 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है ना, बीजेपी की सरकार थी जब। तो ये आपने याद रखना 2003 से मनाया जा रहा है। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से क्या होते भारत लौटे थे, ठीक है ना। उसके अलावा 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 6 जनवरी को युद्ध अनाथों का विश्व दिवस मनाया जाता है, 8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई जाती है, 12 जनवरी को इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद के जी के नाम पे मनाया जाता है, और 12 अगस्त को मनाया जाता है आपका क्या, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और इसी दिन मनाया जाता है आपका एलिफेंट डे भी मनाया जाता है, ठीक है ना, हाथी दिवस भी मनाया जाता है, विश्व हाथी दिवस। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, ये आपने याद रखना है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है, जिसे अब पराक्रम दिवस के नाम से जाना जाएगा, पराक्रम, ठीक है ना। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस दोनों मनाए जाते हैं। 25 जनवरी 1950 को आप जानते हैं किसका फॉर्मेशन हुआ था, चुनाव आयोग का। और चुनाव आयोग का जो आर्टिकल है वो है आपका 324, और राइट टू वोट का है आपका 326, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का, या जिसे बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती, और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी पर गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी। अगर इतिहास की बात करें NRI डे की, तो 2000 से कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, पर मनाया कब से गया, 2003 से, ठीक है ना। और 2006 से अगर देखेंगे तो इनमें OCI जो आपके ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इनको भी क्या कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था। 2023 की आप थीम जरूर याद रखें, इसकी थीम है प्रवासी भारतीय दिवस की, प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, ठीक है ना। कुछ यहाँ पे 2014, 15 और 17 की कुछ थीम्स दे रखी हैं, इन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ये जरूर याद रखना कि वेन्यू कौन सा था, पहले तो दिल्ली था, और अब याद रखना 2003 का कौन सा है, मध्य प्रदेश, इंदौर। इससे पहले जो हुआ था वो आभासी हुआ था, वर्चुअल हुआ था कोविड के चक्कर में, ठीक है ना। तो इस बार कहाँ आपका इंदौर में होगा। अब आप देख रहे होंगे कि 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो यहाँ तक देखना 2017 तक ये बिल्कुल कैसा है। 2016 में तो किसी कारणवश नहीं हो पाया था, रद्द करना पड़ा था। पर 2017 से क्या हो रहा है कि ये प्रत्येक 2 साल में हो रहा है। पहले क्या होता था, हर साल होता था, अभी प्रत्येक 2 साल में हो रहा है, 2017, 19, 21 और 23, ठीक है ना। पिछली बार 2021, अगर 19 की बात करें, चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे आपके, जो बोल सकते थे अतिथि थे, ठीक है ना। और इस बार देख लेते हैं, देखो गुयाना के आपके हैं एक नाम मैं बता दूंगा अभी क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है ना, 1915 मैंने बताया। 2023 का मैंने बताया आयोजन कहाँ पे, इंदौर में किया जा रहा है, मध्य प्रदेश में। थीम क्या बता दिया था, प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, ठीक है ना। और भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, गांधी जी के वापस लौटने पर। मुख्य अतिथि देख लीजिए, तो गुयाना के आपके क्या है अध्यक्ष हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ये होंगे आपके क्या अतिथि हमारे 2023 के लिए। और ये दिखा देता हूँ यहाँ पर, अगर जूम करके दिखाऊँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं।
साउथ अमेरिका की तरफ जाना पड़ेगा आपको, और साउथ अमेरिका की तरफ अगर आप जाए तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर एक देश है गुयाना, ठीक है ना। तो यहीं के आपके मोहम्मद इरफान अली ये होंगे, और ये सूरीनाम, ठीक है ना, ये सूरीनाम है यहाँ पे लिखा हुआ। और चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो पिछली बार हमारे अतिथि थे तो वो यहीं के थे, ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। असम के माध्यम से किस राज्य को त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन जनवरी 2022 में शुरू हुई? तो त्रिपुरा को जोड़ना था किससे? मणिपुर से, ठीक है ना। तो ये आप याद कर लेना। तो अभी जानते हैं रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव हैं आपके, ठीक है। और कौन कौन सी जगह को जोड़ेगा? तो 2 टर्मिनल स्टेशन होंगे जिरीबाम को अगरतला के अलावा, सिलचर, बदरपुर, न्यू करीमगंज, धर्मनगर और अम्बासा को जोड़ा जाएगा इसके माध्यम से, ठीक है ना। अभी वर्तमान में बोल सकते हैं पिछले साल तक मणिपुर त्रिपुरा के बीच में कोई सीधी ट्रेन नहीं थी, तो ये एक बोल सकते हैं कि इनिशिएट बेहतर लिया गया। तो त्रिपुरा को जोड़ना है मणिपुर से बाय असम, ठीक है ना। आप जानते हैं 7 सिस्टर में अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, नागालैंड आ जाता है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ठीक है ना, ये आप याद रखना। और सिक्किम इस तरफ आता है, सिक्किम कनेक्टेड नहीं होता, बीच में आपका क्या पड़ जाता है? पश्चिम बंगाल पड़ जाता है, और ये चिकन नेक के रूप में जानी जाती है, ठीक है ना। तो पश्चिम बंगाल भूटान से भी सीमा लगाता है, यहाँ से नेपाल से भी लगाता है, नीचे से पश्चिम बंगाल से भी लगाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। रेलवे की अगर बात करें तो रेलवे में टोटल मिला के अगर आप देखें तो कुल मिलाकर 7 आपको रीजन देखने को मिलेंगे रेलवे नेटवर्क में। एक नॉर्थ रीजन आता है जिसमें आपको उत्तराखंड भी आता है, वेस्ट रीजन हो गया, सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, फार रीजन, साउथ सेंट्रल रीजन, और सबसे नीचे आता है साउथ रीजन, ठीक है ना। अब इन रीजन्स में आपके टोटल मिला के आते हैं 18 क्या आपके जोन आते हैं, और 18वां जो जोन है वो है साउथ कोस्ट रेलवे। आप यहाँ पे देख सकते हैं साउथ कोस्ट रेलवे विशाखापट्टनम में। एक मेट्रो भी आता है आपका, वो कोलकाता मेट्रो 17वां। पहला जो था आपका नॉर्थर्न रेलवे था दिल्ली का, ये आपने याद रखना है। रेलवे की अगर बात करें, भारत में रेल की शुरुआत 8 मई 1845 को जब रेलवे की शुरुआत की गई थी। अब ट्रेन की बात नहीं की जा रही, ट्रेन आप जानते हैं कि सबसे पहले 1853 में चलाई गई थी पैसेंजर ट्रेन, और वो जानते हैं आपका बॉम्बे से बोल सकते हैं आपका बोरीवली से थाने, या बोल सकते हैं बॉम्बे टू थाने चलाई गई थी 1853 में। उससे पहले आपकी गुड्स ट्रेन चला दी गई थी, वो 1851 में चलाई गई थी पिरान कलियर से कहाँ रुड़की के लिए। तो उसकी बात नहीं हो रही, रेलवे की बात की जा रही है। रेलवे की स्थापना 8 मई 1845 को हुई थी। रेलवे बोर्ड की अगर बात करें तो रेलवे बोर्ड अगर देखा जाए तो रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हो रखी है, आप याद रखना, बाय द एक्ट ऑफ द इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट 1905, मतलब ये स्टैट्यूटरी स्टेटस रखता है आपका। इसके अलावा एक और चीज़ बता, एक होता है आपका IRCTC, जिसे बोलते हैं इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। और एक पूछा जा सकता है आपका कि भाई इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी थी? तो 1929 में चली थी, जिसका नाम था डेक्कन क्वीन, ठीक है ना। ये कुछ चीज़ें आप याद रखना। अब बात रेलवे की हो रही है तो इन व्यक्ति को छोड़ नहीं सकते हैं, ये आपके लॉर्ड डलहौजी, जिनके टाइम पे पहले ट्रेन चली थी। लॉर्ड डलहौजी का जो पूरा नाम था वो था LF डलहौजी, ये थोड़ा दिमाग में रखना। 1848 से लेकर 1856 तक की भारत के क्या रहे थे? आपके गवर्नर जनरल रहे थे, ठीक है ना। इनके समय के कुछ मुख्य बोल सकते हैं घटनाएं, जैसे पंजाब का विलय कर दिया गया था 1849 में। उसके अलावा जो आपका लोअर बर्मा रीजन था 1852 में, यांडुबू की संधि के तहत 1826 में, उसके तहत क्या कर दिया गया था? लोअर बर्मा पे भी इन्होंने क्या कर दिया था? कब्जा कर लिया था। व्यवगत का सिद्धांत आप जानते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति, इन्हीं के टाइम की है। पर याद रखना ये कॉन्सेप्ट जो लेके आया था वो आया था फ्रेंच गवर्नर था ड्यूप्ले, वो लेके आया था, ये आपने याद रखना है। पर बोल सकते हैं विस्तारित जो रूप देते हैं वो डलहौजी देते हैं। क्लियर बात समझ में आई? अब इसमें था क्या, जैसा आप जानते हैं कि कुछ जैसे देखो डलहौजी के टाइम पर अगर भारत में बात की जाए तो 3 प्रकार की रियासतें होती थी। वह रियासतें जो उच्च शक्ति के अधीन न रही हो, मतलब स्वतंत्र ही हो। दूसरा था कि जो मुगल बोल सकते हैं या तो मुगलों के या फिर बोल सकते हैं मराठों के क्या थे? अधीन थे, ठीक है ना, ये थोड़ा दिमाग में रखना। और तीसरा था वह रियासतें जिन्हें अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? पुनर्जीवित कर दिया था। तो अब देखना पहले वाले में वो इंटरफेयर नहीं करते थे, दूसरे और तीसरे वाले में उन्होंने इंटरफेयर कर दिया था, क्योंकि मुगलों को भी हरा दिया था और मराठों को भी हरा दिया था, तो वहाँ पे इंटरफेयर था। अब जानते हैं राज्य हड़प नीति क्या थी भाई, कि दत्तक पुत्र अगर आपका हो तो आप उसका क्या राजगद्दी पर कोई अधिकार नहीं होगा। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी वो क्या कर देगी? एनेक्स कर लेगी, मतलब उस पर हक जमा देगी, किस पे? उस रियासत पे। आप जानते हैं इस चीज़ को। तो प्रथम श्रेणी पे तो दखल नहीं था, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में क्या होता था? दखल दिया जाता था। दत्तक पुत्र को गद्दी पर बिठाने की अनुमति नहीं थी, ठीक है ना। अब जो पहला जो लिया गया था वो 17 था 1848 में,
और जो लास्ट था वो नागपुर था, ये आपने याद रखना 1854 में। हाँ, ये तो है दत्तक पुत्र के हिसाब से, झांसी भी ली गई थी 1853 में। पर आप याद रखना कि एक आपका अवध भी है जो कुप्रशासन के आधार पर वहाँ पे चिढ़ जाते हैं फिर, कि भाई कुप्रशासन के आधार पर डलहौजी उसे क्या कर देते हैं, साम्राज्य में मिला देते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। उपाधियों और पेंशनों को भी अंत कर दिया गया था 1853 में। करते कर्नाटक के नवाब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों को पेंशन देने से मना कर देते हैं, और पेशवा बाजीराव द्वितीय जो रहते हैं, उनके पुत्र रहते हैं, दत्तक पुत्र रहते हैं नाना साहेब, उनको पेंशन देने से मना कर देते हैं। ठीक है ना। अवध का विलय किया जाता है 1856 में। अब वो डॉक्टर एंड प्लेब्स के थ्रू तो नहीं होता, पर ये कुप्रशासन के आधार पर क्या कर देते हैं, इसका विलय कर देते हैं। यहाँ पर नाराजगी ज़्यादा बढ़ जाती है रियासतों की, बोल के अंग्रेज जिस हिसाब से भी चाहे, अगर दत्तक पुत्र के हिसाब से नहीं होगा तो बोल के कुप्रशासन के आधार पर क्या कर देंगे, ये हड़प लेंगे। और यहीं से शुरुआत होती फिर किसके, 1857 क्रांति के बोल सकते हैं जो मुख्य कारण थे, उनमें से ये भी था कि भाई इसने उपाधियां पेंशन सब बंद कर दी, अवध का विलय भी कर दिया, डॉक्टर ने फ्लैक्स भी लगा दिया, ये कुछ काम थे। पर इसके अलावा देखो कुछ प्रशासनिक सुधार भी हुए थे इनके टाइम पे। कि इन्हीं के टाइम पे क्या होता है कि बंगाल के लिए अलग से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर रख दिया जाता है, ताकि गवर्नर जनरल के भार को कम किया जा सके। नॉन रेगुलेशन पॉलिसी या सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसके तहत क्या होता है कि जितने भी नए प्रदेश बन रहे थे वहाँ पे कमिश्नरेट रख दिया जाता है। ठीक है। और जो कमिश्नर होता है वो सीधे गवर्नर जनरल के क्या आता था, अधीन आता था। सैनिक सुधार होते हैं, सैनिक सुधारों में ये देखने को मिलता है कि बंगाल में जो तोपखाना था कलकत्ता से मेरठ के कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है। 1865 में शिमला में एक सैन्य मुख्यालय बनाया जाता है। याद रखना शिमला को बोल सकते हैं लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था कि इसे समर कैपिटल बना दिया था, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था, ये आपने याद रखना है। सेना में 3 और रेजिमेंट बनाई जाती हैं, पंजाब में एक अनियमित सेना बना दी जाती है। ठीक है ना। इसके अलावा शैक्षणिक सुधार भी किए जाते हैं, थॉमसन व्यवस्था को लागू किया जाता है। इसके अलावा जो वुड डिस्पैच आपने पढ़ा होगा, एजुकेशन इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड था 1854 में, उसको भी इन्हीं के टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था। तीनों प्रेसिडेंसी जो आपका बंगाल, मद्रास और बॉम्बे थी, वहाँ पर एक एक यूनिवर्सिटी की स्थापना भी कर दी जाती है। रेलवे विभाग जैसे मैंने बताया, तो बॉम्बे 1853 में बॉम्बे टू थाने फर्स्ट रेलवे चलती, पैसेंजर ट्रेन चलती है। और रेलवे लाइन बिछाने का जो काम था उसमें सरकार का पैसा नहीं बल्कि किसका लगा हुआ था, जो ब्रिटिश पूंजीपति थे उनका पैसा लगा हुआ था। इलेक्ट्रिक तार, ठीक है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक लिख देना। इलेक्ट्रिक तार मतलब फोन लाइन बिछाना भी इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट हो गया था 1852 के आसपास। ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोग। 4000 मील लंबी बोल सकते हैं लंबी तार लाइन बिछाई गई थी, और शुरुआत में कलकत्ता से पेशावर, मुंबई से मद्रास, इन क्षेत्रों में तार लाइन बिछाई जाती है। ठीक है ना। डाक सुविधा, पोस्टल रिफॉर्म्स भी इन्हीं के टाइम पे लाया गया था 1854 में। और उस समय किस देश के किसी भाग में आप 2 पैसे पर पैसे की दर से क्या कर सकते हैं, पत्र भेज सकते थे। और पहली बार डाक टिकट भी क्या हो जाते हैं, प्रचलित हो जाते हैं। इसके अलावा पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी विभाग भी इन्हीं के टाइम का है, ये आपने याद रखना है। और उस समय क्या होता है कि सैनिक बोर्ड इससे पहले क्या करता था, पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड काम करता था, और फिर इसके लिए अलग सा विभाग बना दिया जाता है। ठीक है ना। ये आपने याद रखना। 8 अप्रैल 1854 को सिंचाई के लिए गंगा नहर खोल दी जाती है। ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण कार्य भी प्रारंभ किया जाता है। आप जानते हैं ग्रैंड ट्रक रोड का नाम क्या था, सड़क ए आजम था, सड़क ए आजम। ठीक है ना। और ये किसने बनाई थी, ये बनाई थी आपके शेरशाह सूरी ने। और बाद में उसका नाम ग्रैंड ट्रक रोड रख दिया जाता है डलहौजी के टाइम पे। वाणिज्यिक सुधार भी किए जाते हैं, जैसे कराची, बम्बई, कलकत्ता बंदरगाहों को क्या कर दिया जाता है, विकसित किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के लिए इन्हें खोला जाता है। ठीक है ना। और उत्तरदायित्व अगर देखें तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं उत्तरदायित्वों को। ठीक है ना। मूल्यांकन अगर करें तो मूल्यांकन 3 आधार पर आप डलहौजी का कर सकते हैं, विलय, संगठन और विकास के आधार पर। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा था, जल मेट्रो परियोजना वाला कोची आपका, वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। ठीक है ना। तो अगर आप देखें तो इसमें 48 नावों के बीड़े, जिसमें 38 जेटी के साथ 38 जेटी भी होंगे आपके, और 76 किलोमीटर तक फैले मार्गों के नेटवर्क के साथ 10 द्वीपों को जोड़ा जाएगा। ठीक है ना। तो 747 करोड़ रुपए की क्या है, परियोजना है। और एक टाइम में आप 100 यात्रियों की क्षमता वाली 23 नावें और 50 यात्रियों की क्षमता वाले 55 नावें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है ना। तो ये कोची बिकम द फर्स्ट सिटी ऑफ द वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट, ये आप याद कर लेना। ये इस तरीके की नाव आपको देखने को मिलेंगी। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 102वां, ये आपका कौन सा, ये है आपका एंटीगुआ एंड बारबुडा। ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आप जानते हैं आईएसए का जो फॉर्मेशन होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ये 2016 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा गुरुग्राम हरियाणा में, गुड़गांव हरियाणा में। और इसके जो अभी हेड है वो अजय त्यागी हैं। ये आपने याद रखना है। ठीक है ना। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका हेडक्वार्टर का है भारत में। 101वां जो सदस्य बना था वो यूएसए बना था, ये भी आप याद कर लेना। ठीक है ना।
तो ये चीज़ें कुछ याद कर लो। शुरुआत कैसे हुई थी, तो शुरुआत हुई भाई 2015 में। आप जानते हैं कॉप कौन सी हुई थी, कॉप 21 हुई थी UNFCCC की, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो होती है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर द कॉम्बेट अगेंस्ट कॉन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। तो इसकी हुई थी, जैसे पेरिस समझौते के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर इसका फॉर्मेशन किया गया था। ये एंटीगुआ और ये बारबुडा दो अलग है, और राजधानी सेंट जोन है, ये आप देख लीजिए। इसके अलावा मैं बता देता हूँ है कहाँ पर। यूएसए आपको दिख रहा है यहाँ पे, यूएसए ऊपर की तरफ, तो यहाँ बीच में आपको दिखेगा ये आपका कौन सा, क्यूबा। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिखेगा एंटीगुआ एंड बारबुडा, ठीक है ना। ये सेंट्रल अमेरिका, नीचे की तरफ साउथ अमेरिका लग जाता है। इस वाले मैप में बता देता हूँ, यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर ये लोकेशन है एंटीगुआ एंड बारबुडा की। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के निम्नलिखित में से किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना था पिछले साल, तो वो थे आपके विशाल कपूर, ठीक है ना। इसके अलावा आपका अतुल दीनकर राणे हैं, उन्हें ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड का नया मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था। पीवी सिंधु है, BWF की क्या बनी थी, आपके सदस्य बनी थी। और प्रदीप कुमार रावत की अगर बात करें तो चीन में क्या बने थे, आपके राजदूत बने थे, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक्सिस बैंक के अतिरिक्त गैरकारी निदेशक के रूप में आशीष कोटेचा की नियुक्ति हुई थी, और कोटक महिंद्रा बैंक में आशुष यूएस की नियुक्ति कर दी गई थी। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की अगर बात करें तो यह घरेलू कुशल प्रकाश कार्यक्रम या उजाला योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार एक संगठन है, और इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा नई दिल्ली में, और विद्युत मंत्रालय के अधीन ये काम करता है, और 2009 में इसकी हुई थी स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किसे पंजाब नेशनल बैंक के MD एंड CEO ये चुना गया, तो ये आपके अतुल कुमार गोयल, ठीक है ना। तो ये आपने याद कर लेना है। इससे पहले कौन थे, मल्लिकार्जुन राव थे। PNB की अगर बात करें तो PNB की स्थापना कब हुई थी, 1894 में हुई थी, 19 मई 1894 को, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। 6S अभियान भी शुरू किया गया था, जिसमें क्या था, स्वाभिमान, समृद्धि, संपर्क, शिखर, संकल्प और स्वागत समाहित किए गए थे, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। तो मर्जर हुआ था, जैसे यूनियन बैंक में मर्जर हो गया था किसका, कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का। पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और दूसरा जो बैंक था यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इसका मर्जर हुआ था। कैनरा बैंक में आपका सिंडिकेट बैंक का, और इंडियन बैंक में आपका इलाहाबाद बैंक का क्या हुआ था, मर्जर किया गया था। कौन सी कंपनी 2022-23 सीजन के लिए IPL टाइटल प्राइजों के लिए वीवो की जगह लेगी, तो वो थी आपके टाटा समूह। तो पिछले साल आपने देखो टाटा IPL, और इस साल भी आप टाटा IPL ही देखेंगे, या आप थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है ना। अच्छा उसके अलावा अगर बात की जाए तो ICC की बात कर लेते हैं, इंडियन क्रिकेट काउंसिल के, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की अगर बात करें तो कुल मिलाकर 108 सदस्य राष्ट्र हैं इसमें। और अगर इसकी बात करें तो देखो 1909 में स्थापना हुई थी किसकी, ICC की। उस समय से इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन कहा जाता था 1909 से 1965 तक, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन के नाम से जाना गया 65 से 89 तक। उसके बाद इसका नाम ICC कर दिया गया था, ठीक है ना। गठन जैसे लिखा हुआ 15 जून 1909 को। अब एक चीज़ और याद रखनी, शुरुआत में जो 1909 से लेकर 2005 तक इसका जो हेडक्वार्टर था वो था लंदन इंग्लैंड में, पर उसके बाद ये लाया गया कहाँ पर, UAE में, ठीक है ना, दुबई, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, ये आप याद रखना ICC का। अध्यक्ष ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड से आते हैं। CEO आपके जॉफ एल्डरिस, और महाप्रबंधक हैं आपके कौन, वसीम खान, ये UK से आते हैं। अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बात कर लेते हैं। तो मतलब आपका BCCI की अगर बात करें तो BCCI की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर द क्रिकेट इन इंडिया। 1928 में ये फॉर्म्ड हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर आपको वानखेड़े स्टेडियम में देखने को मिलेगा, मुंबई महाराष्ट्र में। अभी जो अध्यक्ष हैं रॉजर बिनी है, सौरभ गांगुली को उन्होंने हटाया। राजीव शुक्ला आपके उपाध्यक्ष हैं। सचिव आपके जैसा है, अगर देखा जाए तो ये उनके पुत्र हैं, सुपुत्र है अमित शाह के, ठीक है ना, जो आपके होम मिनिस्टर है। राहुल द्रविड़ कोच हैं मेंस टीम के, और अमीश पवार आपके महिला कोच टीम के क्या है, महिला कोच हैं आपके, ठीक है ना, महिला टीम के कोच हैं। ये कुछ इवेंट्स हैं जो आगे होने वाले हैं, जैसे 2022 का तो ये तो हो चुका, आपका T20 वर्ल्ड कप था, ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था, और इंग्लैंड क्या हुआ था, विजेता घोषित हुआ था आपका, पाकिस्तान को हराया था फाइनल में। 2023 नवंबर में आपको अब 50-50 ओवर का देखने मिलेगा, और होस्ट होगा भारत। ये याद रख लेना आप, ये पूछा जा सकता है कि भाई एक दिवसीय क्रिकेट का जो आपका होस्ट कंट्री है 2023 का, वो केवल भारत है। उसके बाद जून 2024 में फिर से आपको ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा T20 का, ठीक है ना। तो ये होगा वेस्ट इंडीज़ के साथ, ये होस्ट करेगा यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है ना। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है, वो पाकिस्तान होस्ट करेगा। 2026 में आपका T20 वर्ल्ड कप भी देखने को मिलेगा, वो भारत और श्रीलंका दोनों मिलकर होस्ट करेंगे। उसके बाद मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप आपको 2027 वाला, वो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया के करेंगे, होस्ट करेंगे 50-50 ओवर का। T20 वर्ल्ड कप 2028 का ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। चैंपियंस ट्रॉफी 2029 की आपका इंडिया होस्ट करेगा। 2030 में जो आपका T20 वर्ल्ड कप होगा फिर वो इंग्लैंड, वॉल्स, आयरलैंड, स्कॉटलैंड ये होस्ट करेंगे, ठीक है ना। और 2031 में जो फिर से आपका मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप आपको देखने को मिलेगा,
यूज़ करेंगे इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है ना। और अगर देखा जाए वुमेंस वर्ल्ड कप जो होना है आपका 2022 में, वो कहाँ हुआ था, जो होना क्या हो गया, न्यूजीलैंड में हुआ था आपका। ये कुछ आपके आईपीएल में पिछली बार जो आपके अवार्ड्स दिए गए थे, जैसे सबसे मूल्यवान व्यक्ति कौन, मूल्यवान जो खिलाड़ी था जॉस बटलर था, उभरता हुआ खिलाड़ी उमरान मलिक, ऑरेंज कैप होल्डर जॉस बटलर थे, पर्पल कैप होल्डर कौन था, युजवेंद्र चहल थे। सीजन का पावर प्लेयर कौन था आपका, जॉस बटलर था। स्ट्राइकर, सुपर स्ट्राइकर दिनेश कार्तिक, गेम चेंजर जॉस बटलर। सबसे तेज डिलीवरी जो फेंकी थी लॉकी फर्गसन ने फेंकी थी, ठीक है ना। सिक्सर अवार्ड जो मिला था किसको मिला था, जॉस बटलर को। फोर्स के लिए जॉस बटलर को सीजन का कैच एवन लुइस ने पकड़ा था। तो ये आप याद रखना, फेयर प्ले अवार्ड मिला था राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस दोनों को, जो फाइनल में गई थी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन था 5 जनवरी 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये है आपके अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर बता देता हूँ, अगर आरबीआई की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1935 को बना था। एक्ट कौन सा था आपका, आरबीआई एक्ट था 1934 का, उसके थ्रू क्या हुआ था आपका, आरबीआई की गई थी, स्थापना की गई थी। और ये थोड़ा आपने याद रखना है, ठीक है ना। और इसकी अगर बात करें तो अभी कौन है, गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए मौद्रिक नीति की बात की जाए, 2016 से लागू की गई थी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी थी आपकी कब, 2014 में, ये आपने याद रखना है। और इसके अलावा 4 और जगह इसके मुख्यालय, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली में। अच्छा, मुख्यालय का है मुंबई में इसका, आरबीआई का, ठीक है ना। अच्छा, काम कैसे करते, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लाया गया था 1949 में, जिसके थ्रू इसका नेशनलाइजेशन भी किया गया था 1949 में। आरबीआई का नेशनलाइजेशन भी हो गया, राष्ट्रीयकरण। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये बोलता था कि भाई जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर बैंक होंगे, उनको रेगुलेट करने वाली जो सुप्रीम अथॉरिटी होगी वो कौन होगी आपकी, आरबीआई होगी, ये आप याद रख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये पढ़ सकते हैं। अच्छा, देख लेते हैं मेंबर कौन कौन है। तो गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है। डेप्यूटी गवर्नर्स 4 होते हैं, तो उसमें आते हैं महेश कुमार जैन, एमडी पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। उसके अलावा जो एपेक्स बॉडी है उसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, सारे काम करते हैं आरबीआई एक्ट 1934 के। उसके अलावा सारे नाम ये याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इन सब के 1 गवर्नर और 4 डेप्यूटी गवर्नर के नाम याद कर लेना बस आप लोग। इनमें से किस राज्य में जनवरी 2022 में 18वां कचाई लेमन फेस्ट, ये होता है आपका मणिपुर में, ठीक है ना। मणिपुर होस्ट करता है कचाई लेमन फेस्ट, वहाँ पे एक गांव है कछाई नाम से, वहाँ पर ये किया जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए, दिसंबर 2021 में सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप मणिपुर ने जीती थी। भारतीय रेलवे मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा घाट रेलवे पुल का निर्माण कर रही थी। उपन्यासकार हैं बैरल थंगा, वहीं से आते हैं आपके मणिपुर से, तो कुछ उनके उपन्यास हैं, ये आप याद रखना। और 12वां मणिपुर राज्य पुरस्कार उन्होंने जीता था। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्यपाल कौन थे, ला गणेशन। ये 18th एडिशन ऑफ द कचाई लेमन फेस्ट। जनवरी 2022 में निम्नलिखित किस रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन, ये नाम रखा गया, केवड़िया, गुजरात, केवड़िया रेलवे स्टेशन का। यहीं पे आपका साधु बेट आइलैंड है, ठीक है ना। साधु बेट आइलैंड है आपका, जहाँ पर उस स्टैचू ऑफ यूनिटी मतलब एकता की मूर्त सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। 182 मीटर ऊंची, आप जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची क्या स्मारक बोल सकते हैं, मूर्ति है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। 31 दिसंबर 2021 को भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख कौन चुने गए थे, ये थे वीएस पठानिया, ठीक है ना। तटरक्षक बल जिसे बोलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विसेज, ठीक है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विसेज, ठीक है ना। इसके अलावा ऑपरेशन खुखरी एक किताब है जो मेजर जनरल राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया द्वारा लिखी गई थी। और इसके अलावा आप ये पढ़ सकते हैं भाई कि जो आपका एक प्रोजेक्ट 75 है, उसके थ्रू आपका क्या था कि जो आपकी चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी थी वेला, वो कमीशन कर दी गई थी आपकी। जैसे कौन कौन से आती है, एक आती है वेला, वगासीर, वाघीर, ठीक है ना, करांज, कुछ एक एक दो और आती है, ठीक है ना, नाम भूल गया मैं भी, ठीक है। वीएस पठानी हो गया, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर बात करें 1978 में फॉर्म हुई थी, ये आपने याद रखना है। आदर्श वाक्य क्या, अवयव रक्षा, जैसे बोलते हैं वी प्रोटेक्ट। और तटरक्षक दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अंकशास्त्र में न्यूमरोलॉजी में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 ये किसे मिला है, तो ये मिला आपका जीसी चौधरी। ये आकाश इंस्टीट्यूट आपने सुना होगा, जो नीट जेई की कराता है, तैयारी करवाता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, तो उससे रिलेटेड है आपके, ठीक है ना। ये आपके जेसी चौधरी, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, एक और पार्ट लेके आएंगे तो जनवरी का जो पिछले साल का करंट अफेयर्स तो क्लियर हो जाएगा।